बहुत कम बच्चे हैं आज तो। चलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। ओके, तो मैंने बोला था ये कर लेना, कई बार आ जाता है, तो इसका ध्यान रखना। एपेटाइट का क्या रहता है जनरल फॉर्मूला, ठीक है। आपको कुछ भी मिल सकता है, एक्स की जगह फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ठीक है, OH हो सकता है, विच आर मेन कंपोनेंट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। बस ये ध्यान रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रह जाता है। एंड इनके नेम ध्यान रखना कि सोडियम नाइट्रेट का क्या होता है, चिले सोल्ट पीटर भी बोलते हैं इसको, और पोटेशियम नाइट्रेट को क्या बोलते हैं, इंडियन सोल्ट पीटर भी बोलते हैं। ओके, अभी अब हमारा जो बेसिकली हम करना, बेटा उसको नाम बोला गया एपेटाइट फैमिली। ये जो इसका जनरल फॉर्मूला है ना, इसको ही बोला गया एपेटाइट, पूरा एपेटाइट फैमिली, ठीक है। तो ध्यान रखना एपेटाइट का क्या होता है फॉर्मूला। ओके, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। तो आपको, आप लोगों को पता है नाइट्रोजन फैमिली में कौन होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इससे पहले ना इसको स्टानिन स्टानिन बोल रही थी, तो अभी मेरे को ध्यान आया जब मैं लिख रही थी ये, तो ये आर्सेनिक है, ठीक है। एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है, ये होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों को पता है, NH2 NP3 होती है नाइट्रोजन फैमिली की, ठीक है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं हमारा, जैसे कि हम पढ़ते हैं पहले। फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप लोगों को क्या पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टॉप टू बॉटम, है ना, बोलना पड़ेगा, बोलना बोले ना चलेगा, है ना। टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, आपका टॉप टू बॉटम डिक्रीज ही होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रीजन बताने की जरूरत नहीं है। हम व्हाट अबाउट साइज एंड बॉइलिंग पॉइंट, तुम्हें पता है साइज एंड साइज की अगर मैं बात करूं तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है साइज, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। रीजन क्या दोगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का, कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जबकि जो हमने कार्बन फैमिली और बोरोन फैमिली में किया था वो थोड़ा सा उल्टा था, उसमें मैंने आपको बोला था डिक्रीज होता है, ठीक है। उसमें डिपेंड कर रहा था एटम एटम के बीच में बॉन्ड कितना स्ट्रोंग है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखना, ऐसे पॉइंट बना के लिखोगे तो ध्यान रहेगा। तो ये टॉप नहीं है, टॉप है। टॉप टू बॉटम क्या होगा, आपका साइज हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों के दोनों इंक्रीज होते हैं, ठीक है। ओके, मैं मेल्टिंग पॉइंट देखो, मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करती है, आपकी क्रिस्टल लैटिस एनर्जी पे। तो जितना ज्यादा आपका जो लैटिस होगा वो स्ट्रोंग होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, स्ट्रोंग होगा। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर रहता है ना, वो रेगुलर ट्रेंड में नहीं रहता है, ठीक है। कुछ इस तरह से होता है, मतलब डाउन द ग्रुप बेसिकली इंक्रीज नहीं होता है। देखो इधर क्या होता है, ये ऑर्डर रहता है। सबसे ज्यादा आप देख सकते हो, आपको एनसीईआरटी में सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज मिल जाएंगे, आपको पता लगेगा कि आर्सेनिक का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, एंटीमनी का होता है, फिर बिस्मथ का होता है, फॉस्फोरस, देन सबसे कम नाइट्रोजन का होता है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, और मैं फिर बोल रही हूँ ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चंस जो आते हैं नाइट्रोजन फैमिली से, वो उनके हाइड्राइड्स के पूछे जाते हैं, जैसे NH3 हो गया, PH3 हो गया, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा जाता है। बट क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में है तो हमें इसको पढ़ना है कि मेल्टिंग पॉइंट का ये ऑर्डर है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक्सेप्शन, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको ध्यान रहे एस आर्सेनिक का सबसे ज्यादा होता है। मैम आपने फिर एंटीमनी बोला। हाँ, तो SB एंटीमनी है ना बेटा। यस मैम। मैं आर्सेनिक की बात कर रही थी, मैं बोल रही थी स्टानिन स्टानिन बोल रही थी, जबकि वो दूसरे किसी फैमिली का होता है, ये आर्सेनिक होता है। एंटीमनी है SB, एंड बिस्मथ है तुम्हारा BI, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो मैंने आपको बोरोन फैमिली में भी सिखाया था, कार्बन फैमिली में भी बताया था कौन कौन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ऐसे ही नाइट्रोजन फैमिली में जो मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3 एंड +5। अब आप ना फेमिलियर हो जाओगे, आपको लगेगा चीजें वही रिपीट हो रही है बस, क्योंकि फैमिली पहले हम कार्बन फैमिली पढ़ रहे थे, अब फिर बोरोन, देन हम नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग उसके कंपाउंड्स बदलते जाएंगे, बाकी चीजें पढ़नी वही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉट पेयर इफेक्ट, है ना। तो एक बात बताओ, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ये दो टाइप की शो करते हैं, +3 और +5, है ना। तो आप लोगों को पता है जो +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, हाँ है ना, और +5 वाली डिक्रीज होगी। तो मैं लिख सकती हूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ
+5 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेट मत आया करो तुम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। एक्चुअली मैंने अभी स्टार्ट किया बस, अभी कुछ नहीं बताया, अभी बस ये बताया, ठीक है। उसके बाद है, मैं बोल दूं कि स्टेबिलिटी ऑफ +3 गुड आफ्टरनून ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. इसका रीजन होगा, इन सबका रीजन क्या होगा, यहाँ पे लिख रही हूँ, ड्यू टू inert pair effect. इनर्ट पेयर इफेक्ट। तुमने देखा भी होगा अगर ग्रुप 13 और 14 के क्वेश्चंस जिन्होंने किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिलेटेड टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ आर्सेनिक +5 में और आर्सेनिक +3 में, ठीक है, और मैं लिखती हूँ एंटीमनी +5 में और +3 में, ऐसे ही मैं बिस्मथ लिखती हूँ +5 में एंड +3 में, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। मैम AS3 का ज्यादा होगा। AS +5 में होगा, बिस्मथ +3 में ज्यादा होगा। याद करो मैंने कहा था जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा कहाँ प्रोमिनेंट होता है, आपका 6th पीरियड, ठीक है। तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैम आर्सेनिक का +3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा, +5 वाला ही ज्यादा स्टेबल होगा, समझ गए। ड्यू टू, फिर से नहीं, ड्यू टू, चलो लिखो इनर्ट पेयर इफेक्ट ताकि याद रहे, ठीक है। चलो ओके, उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। सब कुछ एनसीईआरटी में है, सब कुछ। आप लोग ये नोट्स बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, लेकिन ये पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी को जरूर गो थ्रू कर लेना, तुम्हें साफ दिख जाएगा कि मैम सारी एनसीईआरटी है, सिर्फ उसको हाईलाइट करके समझते जाना, और जो मैं क्वेश्चन ऐसे लिखवा रही हूँ आपको सेम ऐसे बुक में मेंशन करते हुए चलना है। समझ रहे हो सारे बच्चे? यस मैम, करते हुए चलिए। ओके। यस मैम। इनऑर्गेनिक में स्पेशली पी एंड एस ब्लॉक में नोट्स बनाना मतलब पेजेस को भरना, ठीक है। तो इसीलिए अपने बुक को बेशक कितना कलरफुल कर दो, ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चंस जो भी बनते हैं आपके पी ब्लॉक से वो उनके साथ साथ लिखते जाना। चलिए ओके, अभी हम बात करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो फर्स्ट जो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो ध्यान रखना, जो आपके नाइट्रोजन फैमिली है, हाइड्रोजन के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी आपके मेंबर हैं, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, वो EH3 टाइप के क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं। फिर बोल रही हूँ कौन से टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं, EH3 के टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं, ठीक है। ओके, बना कुछ इसमें से EH5 के भी बनाएंगे, लेकिन हम उसके पढ़ेंगे नहीं, हमें मेन EH3 टाइप के हाइड्राइड्स पढ़ने हैं, तो मैंने आपके सामने लिख दिए, ठीक है। कौन कौन से सबको पता है, अमोनिया, फॉस्फोनिक, फोस्फीन बोलते हैं इसको, है ना, इसका दूसरा नाम फोस्फीन होता है, ये आर्सेनिक का हाइड्राइड है, ये एंटीमनी का, ये बिस्मिथ का है, ठीक है। अभी मैम इसमें हमें क्या 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 करना है, इसमें बेसिकली हमें जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, आपने देख रहे होगे, आप, मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो हमें करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये बोलता है, आपको ये पेपर में लिखा हुआ मिलेगा, ये 3-6 जितने भी हाइड्राइड्स हैं, ठीक है, वो आपको कहेंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बता दो, लुईस पेस का ऑर्डर बता दो, और बॉन्ड एंगल का। तो हम क्या करेंगे, इन चारों का ऑर्डर सेम है, तभी मैंने यहाँ पे एक ही जगह पे लिखा है, तो मैं आपको सबकी एक्सप्लेनेशन देते हुए चलूंगी एंड देन इसका ऑर्डर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेटा थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, मतलब आप क्या चेक करते हो थर्मल स्टेबिलिटी में, कि जो आपका नाइट्रोजन, अगर मैं मान लो नाइट्रोजन ले लेती हूँ, आप बेसिकली ये चेक करोगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, राइट। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, तो जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग उतनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी, हाँ या ना, बोलो। यस मैम। तो जैसे जैसे आप बच्चे डाउन द ग्रुप जा रहे हो, आपको पता है फॉस्फोरस से आर्सेनिक, आर्सेनिक से एंटीमनी, देन बिस्मथ, बिस्मथ का साइज क्या है, सबसे बड़ा है। वॉइस ब्रेक आई थिंक सबके लिए नहीं हो रही है। यस मैम, नहीं हो रही, ठीक है, ओके। तो मैं क्या कह रही हूँ, जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, बिस्मथ का साइज जो है सबसे बड़ा है, बिस्मथ इतना बड़ा, हाइड्रोजन छोटू सा, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और अगर बॉन्ड वीक हो गया तो क्या हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या आप इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं, उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी बच्चा, कम हो जाएगी। तो क्या मैं इसका ये ऑर्डर लिख दूं, देखना थर्मल स्टेबिलिटी, और इसका, एक मिनट कलर चेंज कर देती हूँ, NH3 की सबसे ज्यादा,
फिर PH3, देन आर्सेनिक वाले की, देन एंटीमनी की, देन बिस्मथ की। ठीक है मैम, व्हाट अबाउट लुईस बेस स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल इसका क्या मतलब है? लुईस बेस क्या होता है? बेसिक स्ट्रेंथ कि जो भी इनके ऊपर लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर, फोस्फोरस के ऊपर, आर्सेनिक के ऊपर, एंटीमनी या बिस्मथ के ऊपर, वो कितनी इजीली अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, ये बताती है उसकी लुईस बेसिसिटी। तो आप क्या बोलोगे, सबसे अच्छा लुईस बेस कौन सा है? अमोनिया है। मैंने आपको ड्रैगोज रूल बताया था ना, याद करो। ड्रैगोज रूल जो इनके ऊपर लोन पेयर है वो प्योर एस ऑर्बिटल में पड़े हैं, राइट? तो प्योर एस ऑर्बिटल में पड़े हैं तो इट मींस अट्रैक्शन ज्यादा है न्यूक्लियस के साथ, राइट? तो फिर वो नहीं दे पाएंगे। या और कैसे तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, जो लोन पेयर है, वो उस छोटे से रीजन में क्या है, कंसंट्रेटेड है, जिसको आप चार्ज डेंसिटी भी बोलते हो। लेकिन जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, साइज बढ़ता जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब डिफ्यूज्ड हो जाएगी, वो एक जगह नहीं होगी, अलग अलग जगह फैली होगी, राइट? स्प्रेड आउट होगी, जिसकी वजह से इतना अच्छे से डोनेशन नहीं हो पाएगा जैसे नाइट्रोजन में हो जाता है, यानी कि अमोनिया में हो जाता है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है ड्यू टू स्मॉल साइज, ये आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, ड्रैगोज रूल भी इसका एक वो हो सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है। तो जैसे तुम्हें देना है वैसे तुम्हें दो, है ना? होम एग्जाम्स तो है नहीं कि तुम्हें थ्योरी लिख के आना है, तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करना, और क्वेश्चन में सीधा यही पूछेंगे किसका ऑर्डर बता दो। तो लुईस बेस बोल दो या बेसिक स्ट्रेंथ बोल दो, उसका भी ऑर्डर यही रहेगा जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। आप काम कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, मैं लिख देती हूँ आप लोगों को। चार्ज डेंसिटी जो होगी इसमें ज्यादा होगी, हाई, आप लिख लिया करो ऐसे छोटा छोटा करके, हाई चार्ज डेंसिटी ड्यू टू स्मॉल साइज। ओके मैम, व्हाट अबाउट बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल का क्या सीन है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि सिर्फ NH3 जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। बाकी फोस्फीन हो या आर्सेनिक का हो, एंटीमनी बिस्मथ का हो, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, और इनके एंगल कितने रह जाते हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो हो सकता है एग्जामिनर ने ऐसा कुछ लिख के दे रखा हो, NH3 का सबसे ज्यादा, PH3 अप्रोक्सीमेट सेम, आर्सेनिक अप्रोक्सीमेट सेम, एंटीमनी अप्रोक्सीमेट सेम टू बिस्मथ वाला। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल तो इनका प्योर 90 डिग्री रहता है। ठीक है, ओके। अगर मान लो उसने ये नहीं दे रखा एग्जामिनर ने, तो हम क्या करेंगे, ये वाला ऑर्डर लगा के आएंगे। मैम ये किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया, वो देखो, ये भी मैंने आई थिंक आपको लोगों को बताया था, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट? तो क्या करेगा, वो जो बॉन्डिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने पास खींच के रखेगा। तो अपने पास खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से एंगल क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस मैम। है ना? लेकिन जैसे जैसे आप फोस्फोरस, आर्सेनिक इन पे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो बॉन्ड एंगल भी उस केस में क्या होगा, कम होगा। तो अगर पेपर में ऊपर जैसा लिख के आता है तो आप उसको मार्क करके आएंगे, अगर नहीं लिख के आया, मतलब ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं मिला, तो आप ये वाला ऑप्शन देखेंगे, फिर आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, बॉन्ड एंगल कितना होता है इनका आप देख भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो, गूगल पे देख लो, वरना बुक में मिल जाएगा। इन सबका अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री के बराबर होता है एंगल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल। ठीक है बेटा, समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आते रहते हैं पेपर में। मैम बॉइलिंग पॉइंट का क्या सीन है? देखो बॉइलिंग पॉइंट में ना अभी आपको दो चीजें कंसीडर करनी, मैं पहले ऑर्डर लिख देती हूँ, ऑर्डर लिख लो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का। देखो सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे बिस्मथ का, लिख लो, फिर आपका होता है एंटीमनी का, आपको याद करने का तरीका भी बता दूंगी, अमोनिया का, आर्सेनिक का, और सबसे लास्ट में PH3 विच इज योर फॉस्फेट, इसका। मैम ये आपने किस बेसिस पे लगाया है? तो ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आपको प्रायोरिटी देनी है मॉलिक्यूलर वेट को, मॉलिक्यूलर मास को। ठीक है, सेकंड आपको प्रायोरिटी देनी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। अभी सुनो ध्यान से, आप बोलोगे कि मैम NH3 में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन आप लगा रहे हो बिस्मथ वाले को। तो ध्यान रखना, माना कि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
बहुत अच्छी होती है, लेकिन इस केस में क्या होता है आपके बॉइलिंग पॉइंट में, जो मॉलिक्यूलर मास वाला फैक्टर होता है, क्योंकि आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट उस पर भी डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें मॉलिक्यूलर मास वाला फैक्टर जो होता है वो डोमिनेट कर जाता है इन केस ऑफ बिस्मथ एंड एंटीमनी। तो बिस्मथ और एंटीमनी, सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर मास देखना है, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे, देन दोबारा किस पे जाना है आपको मॉलिक्यूलर मास वाले कंसेप्ट पे। हाँ, किसी ने हैंड रेज किया, हैंड रेज किया, समझ गए? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, पहले मॉलिक्यूलर मास को प्रायोरिटी दोगे, बिस्मथ एंटीमनी, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग NH3, फिर दोबारा से मॉलिक्यूलर मास आर्सेनिक, सबसे लास्ट में फॉस्फेट। ये पेपर में आता है, याद करके जाओ क्लास में, ठीक है? ठीक है, करना पड़ेगा। हाँ बोलो, सोना नहीं है अभी तो, अभी तो रटने वाली चीजें आएंगी, मैं नहीं चाहती कि आप लोग सो जाओ। ओके, मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट में देखो, मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है किस पे डिपेंड करेगा? देखो, मेल्टिंग पॉइंट में आपको क्या करना है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करेगा आपका क्रिस्टल लैटिस एनर्जी। जो मैंने अभी आपको मेल्टिंग पॉइंट लिखवाया था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके हाइड्राइड्स का, तो ध्यान रखना, इसमें जो ऑर्डर रहता है मैं आपको लिख के बता रही हूँ। NH3 का सबसे ज्यादा होता है, रीजन वही होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप प्रेफरेंस दोगे, देन मॉलिक्यूलर मास को। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, और लास्ट में क्या आ जाएगा, फॉस्फीन। तो ये रहता है आपका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो यहाँ पे आप लिख लोगे, मेरे पास स्पेस नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट में पहले किसको प्रायोरिटी देनी है, मेल्टिंग पॉइंट में किसको प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली में ही है ये, इसके क्वेश्चंस यहीं से ही आते हैं, तो आपको सबको याद होना चाहिए। तो ये मैंने जो 3-4 क्वेश्चंस कराए हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 46 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। यस मैम। शाबाश, ओके, वेरी गुड। हाँ, किसी ने, हाँ अर्शिता बोलो बेटा। मैं भी मेल्टिंग पॉइंट का समझ नहीं आया, आपने किस बेसिस पे बताया है? मेल्टिंग पॉइंट का मैंने बताया क्रिस्टल उस पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंसेप्ट में। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करता है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट वाले केस में क्या है, NH3 का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है इसमें, इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे NH3 को लगाया है, देन मॉलिक्यूलर मास वाले फैक्टर को देखा है इसमें। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, तो आप जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है प्रायोरिटी, आप वैसे यहाँ पे भी लिख सकते हो, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना। मैम व्हाट अबाउट हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सिर्फ NH3 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है, इनमें कोई हाइब्रिडाइजेशन, बोलो, नहीं होती है। नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमने पढ़ा है क्या, ड्रैगोस रूल पढ़ा है हमने। ठीक है, चलो ये भी होगा। नेक्स्ट आते हैं हम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि जो नाइट्रोजन फैमिली है के एलिमेंट्स हैं, समझ जाना, फैमिली बोलूं तो उसके सारे एलिमेंट्स वो +3 और +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसी वजह से ये E2O3 और E2O5 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। E क्या है यहाँ पे आपका, वो मेटल है, मेटल बोलो, नॉन मेटल, मेटलॉइड, मैं मेटल बोल रही हूँ अभी, और यहाँ पे क्या है +5। ठीक है, तो ये 2 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, मैंने सारे ऑक्साइड्स आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, N2O3, N2O5, P2O3, P2O5। अब हमें क्या करना है मैम, इसमें क्वेश्चन क्या आता है आप ये बताओ। इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दो, एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या बता दो, ऑर्डर बता दो। तो अब तुम मुझे ये बताओ, डाउन द ग्रुप क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है? डिक्रीज। क्योंकि डाउन द ग्रुप हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि मैम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो यानी कि उसके जो ऑक्साइड्स होंगे वो तो बेसिक नेचर के होंगे, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, बोलो। यस मैम। और अगर मैं सेम इसमें भी बात करूं तो मैं इसमें बोल सकती हूँ कि मैम एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बस। अगर मैं मान लो हमसे पेपर में एग्जामिनर ने ये बोल दिया कि P2O3 और P2O5 में से बताओ इसकी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है, तो हम क्या करेंगे,
तो क्या करोगे तुम लोग, बताओ मुझे। ये तो मैम सेम फैमिली होगा। हाँ बोलो। मैम P2O5 हाँ फिर हम मम्मा O5 मम्मा पूरा करने पर यार ये शर्ट क्यों देखेंगे, क्योंकि हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर हमने दे दिया एक +3 का ऑक्साइड दे दिया और एक +5 का दे दिया, ठीक है। ओके, उसके बाद हम बात कर ले। हाँ, बोलो। मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज 1 मिनट। ये लो। थैंक यू, कर लीजिए अब आगे। ओके, उसके बाद हम गुड आफ्टरनून। उसके बाद हम कर रहे हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में तुम्हें पता है, मैंने चाहे बोरोन फैमिली हो, कार्बन फैमिली हो, मैंने सब में कराया है। तो ये क्या होता है, इनका एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं ये। बीच वाले कौन होते हैं, एम्फोटेरिक। और ये होते हैं आपके बेसिक। नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, 2:30 बजे स्टार्ट हुई है बेसिक ऑक्साइड्स। अच्छा, यहाँ पे एक बार नीट वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, हैंड रेज करना, सिर्फ नीट वाले, मतलब जो बेसिकली नीट देंगे, मैं देखना चाहती हूँ। ओके, करो करो। 21 स्टूडेंट्स, 23, शाबाश। और बस 25, 26। अनामिका, आंचल, तुम लोग भी तो हो, कहाँ गए। अच्छा ओके, मतलब 26, 27 लगा लो, इतने स्टूडेंट्स हैं। ओके, अंकुश कहाँ गया, अंकुश भी तो है। अच्छा ओके, कुछ बच्चे तो सो रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है। चलो ठीक है, यानी कि हाफ हाफ मान के चल रही हूँ कि हाफ जेई के हैं और आधे उसके हैं, नीट के हैं। बड़ी यस खराब मैम। बात है। यस कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ ऑक्साइड्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। N2O3 एसिडिक ऑक्साइड, P2O3 और ये। ओके, उसके बाद मैम, उसके बाद क्या करना, उसके बाद हमें पढ़ना है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, बताना एक बार। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन के क्वेश्चंस जो बनते थे, ऑक्सीजन के टुवर्ड्स। एंड देन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, ठीक है। ओके, तो आपको ना ध्यान रखना है कब कब आपकी क्लास होती है। मतलब वैसे तो डेली आपकी क्लास होती है, एक्स्ट्रा क्लास, बस कल नहीं हुई थी, ठीक है। सैटरडे को कल भी होगी, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कल हम ये पूरा कंप्लीट कर देंगे ग्रुप 15, ठीक है। ओके, तो अभी आओ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। तो यहाँ पे क्या है, EX3 और EX5 टाइप के बनेंगे, अभी मैंने आपको बताया था, राइट। जैसे हमने ऑक्साइड में देखा था वैसे ही हम इसमें देखेंगे, EX3 और EX5 टाइप के हैलाइड्स बनते हैं। तो अब मैम इसमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि नाइट्रोजन जो है पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, +5 ज्यादा एसिडिक है ना, अभी बोला एसिडिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, ठीक है। तो इसमें मैंने स्टार मार्क करके एक चीज लिखी हुई है, जरा आप देखेंगे इसको, कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, पेंटाहेलाइड मतलब समझते हो, मान लो NF5 नहीं बनाता है वो, या NCl5 हो गया, NBr5 हो गया, Ni5 होता है, वो नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता। ओके, तो एग्री करते हो सारे, Yes, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल। मैंने आपको हमेशा कहा है, जब भी ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि किसी की कोवेलेंसी जितनी है उससे ज्यादा हो रही है, तो इट मींस उसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर पा रहा है। क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, तो वो अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 दिखाता है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना, पेपर में पूछी जाती है। मैम उसके बाद आप बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर का क्या सीन है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर को आप कैसे बता सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ फजांस रूल। हम ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था, आप ध्यान रखना, जब भी बात आएगी कोवेलेंट कैरेक्टर की, तो आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, हाइयर द साइज ऑफ एनायन, उनका पोलराइजिंग पावर और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। हाइयर द चार्ज ऑन कैटायन और हाइयर द चार्ज ऑन एनायन, उसका भी क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, या पोलराइजिंग पावर भी आप बोल सकते हो। तो अगर मैंने आपके सामने यहाँ पे ट्राई हैलाइड्स लिखे हुए हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा,
कुछ लोग सिर्फ केमिस्ट्री को रट्टा मार रहे हैं, मैं बोल रही हूँ रट्टा एक। हाँ जी बोलो EX5 का। बेटा, यहाँ देखो, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन करा रही हूँ मैं, NaCl3 ऊपर वाला NaCl3, फिर ये फिर ये फिर ये। क्यों? क्योंकि मैम नाइट्रोजन का साइज क्या है, केटायन है यहाँ पे, ये है ना, और Cl क्या है इसके कंपैरिजन में, अनायन है। ठीक है, तो ये क्या है, स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन, हायर द पोलराइजिंग पावर और कोवेलेंट कैरेक्टर। लेकिन मैम ये तो आपने सेम फैमिली की बात करी, अगर मान लो एक EX5 का हैलाइड हो और एक EX3 टाइप का हैलाइड हो, फिर आप कैसे बताओगे? मैम फिर तो हम चार्ज देखेंगे, क्योंकि आपने बोला था कि चार्ज जो होता है वो ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर होता है। तो इस पे +5 है, इस पे +3 है, तो +5 वाले हैलाइड्स का जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो ज्यादा होगा, और +3 वाले हैलाइड्स का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए क्या क्या चीजें जरूरी चाहिए आप लोगों को, आप लोग भूलते रहते हो। ठीक है, चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ऑन केटायन और एनायन, राइट। और क्या होना चाहिए, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल साइज ऑफ केटायन। बेटा मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तुम लेट हो। अलग अलग हेलोजेंस दे दिए, नहीं ऐसे नहीं देंगे फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। अगर अलग अलग हेलोजेंस दे दिए फिर आप वो देखोगे ना बेटा, अनायन का साइज क्या, अनायन का साइज जितना ज्यादा होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने ऑलरेडी करा दिया है। ठीक है, क्लियर है सभी को कोवेलेंट कैरेक्टर? यस मैम। तो ध्यान रखना, अगर अनायन का हेलोजन अलग अलग दे रखे हो तो आप साइज देखेंगे अनायन का, जैसे आप कैटायन का साइज देख रहे हैं। ओके, तो अभी मेरी बात ना ध्यान से सुनो। कुछ बच्चे मैं देख रही हूँ केमिस्ट्री में रट्टा मारे, तो प्लीज रट्टा मत मारो। रट्टा एक टाइम तक ही काम आएगा, उसके बाद फंस जाओगे, क्योंकि आप लोगों को पता है एक FST आप ऑलरेडी दे चुके हो। मैं नीट वालों की और जेई वालों की दोनों की बात कर रही हूँ। तो आप लोग एक FST दे चुके हैं, जेई वाले तो बहुत सारे दे चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। तो अगर बच्चों ने रट्टा मार रखा है तो वो 200 या 300 की रेंज में ही रह जाएंगे, 200 से 300 की रेंज में ही रह जाएंगे, उसके ऊपर नहीं ऊपर पहुंच पाएंगे। ठीक है, तुम समझ के करो। 300 टोटल नंबर ही है, 200-300 की रेंज में रहने लगे तो मजा ही है। बेटा नीट की बात कर रही हूँ अभी ना, 720 नंबर का होता है ना उनका, तुम्हारा तो 150 का होता है ना, सॉरी तुम्हारा कितना का होता है, 75 मैम 300 का, 300 है ना। हाँ, तुम्हें क्या चाहिए होता है, तुम्हें मार्क्स कम चाहिए होता है, क्योंकि तुम्हारा कम मार्क्स में क्वालिफाई हो जाता है। नीट में ये दिक्कत है, नीट में ना रैंक अच्छा चाहिए होता है, और रैंक अच्छा लाने के लिए ना इनको कम से कम 720 में से 500 से ऊपर तो हर टेस्ट में टारगेट रखना है आप लोगों को कि आए। ठीक है, बट फिर भी मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है, जो 400, हाँ तो जो 400 पे पहुंच रहे हैं वो 500 कर देंगे, इतना मुझे तुम लोगों पे विश्वास है। ठीक है, तो कुछ बच्चों की मैं आपको बोलते भी हूँ केमिस्ट्री ठीक है, मैं उनको देख भी रही हूँ, लेकिन कुछ बच्चे केमिस्ट्री में रट्टा मार रहे हैं। तो रट्टा मत मारो, रट्टा ना काम नहीं आएगा। इनऑर्गेनिक में मारो, अभी मैं तुम्हें रिएक्शंस कराऊंगी ना, उसमें फुल ऑन रट्टा है, उसमें मैं आपको कुछ करवा ही नहीं सकती कि लर्न करना है, वो आपको ही करना है। ठीक है, अब जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर है, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाता, तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जो बार बार हर ग्रुप में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके आपको एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, चलो हम आते हैं आगे। हर लेक्चर में आप लोगों को पता है ज्ञान तो देती हूँ। अभी देखो, जैसे ये है एक्सेप्शन, अभी ये हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा, और ये पेपर में भी आया था, आई थिंक पहले संडे के टेस्ट में भी आया था, और उसमें तो आता ही है नीट जेई में। तो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी का ही है, वो कह रहे हैं कि जितने भी ट्राईहैलाइड्स होते हैं इन एलिमेंट्स के, ट्राईहैलाइड्स किसके, नाइट्रोजन फैमिली के, वो स्टेबल होते हैं नाइट्रोजन को छोड़ के। यानी कि वो बोल रहे हैं कि जो नाइट्रोजन के ट्राईहैलाइड्स है कौन कौन से, NF3, NCl3, NBr3 और Ni3, वो कह रहे हैं कि वो स्टेबल नहीं होते, लेकिन एक एक्सेप्शन है NF3 जो कि क्या होता है, स्टेबल होता है। और किसी ने एनालाइज किया PYQ तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
कि नाइट्रोजन के ट्राइहैलाइड्स माना कि स्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक स्टेबल होता है, तो उसका नाम बता दो, जल्दी बोलो कौन सा होता है? ठीक है। और वैसे तो जितने भी ये ट्राइहैलाइड्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन का हो गया, फास्फोरस के होते हैं, ये कोवेलेंट होते हैं, लेकिन एक BiF3 जो बिस्मथ का ट्राइहैलाइड है, फ्लोरीन वाला, वो आयनिक होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि मैम ये एनसीईआरटी की लाइंस में लिखा हुआ है, और जो एनसीईआरटी की लाइंस में लिखा हुआ है वो हमारे लिए भगवान के समान है, वो कभी भी एग्जामिनर का दिमाग घुमा उठा के दे सकता है। ठीक है, तो ये लिख लिया तुम लोगों ने? ठीक है, ओके। उसके बाद है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, इसको बस मैं पढ़ा रही हूँ उतनी देर तक पढ़ लेना, बाकी भूल जाना। वो ये बोल रहा है कि अगर जो आपके नाइट्रोजन फैमिली है, अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो M3E2 टाइप के क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे देखो, कैल्शियम नाइट्राइड हो गया, कैल्शियम फोस्फाइड हो गया, इस टाइप के जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, फोस्फाइड की फॉर्मेशन करते हैं। बस इतना ही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इससे ज्यादा हमें जाना भी नहीं है। तो यानी कि जो 4th पॉइंट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, वो खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ रट्टे मारने वाला पोर्शन, और सो मत जाना जितने भी यहाँ बैठे हो 52 स्टूडेंट्स। ठीक है, यहीं पे ही लर्न करके जाना आप सबको। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में आता है बेटा डाई नाइट्रोजन। कौन आता है? डाई नाइट्रोजन। ठीक है, N2 है। तो हम क्या करेंगे बेटा, आप देखोगे 1 by 1 मैं N2 कराऊंगी, अमोनिया कराऊंगी, नाइट्रिक एसिड कराऊंगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, देन उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम हर किसी का करेंगे, पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फिर प्रॉपर्टीज, ऐसे ऐसे करके हम खत्म कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको करा रही हूँ डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन। तो आप लोग देखो, जो सबसे पहली प्रिपरेशन है N2 को प्रिपेयर करने की, वो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? अमोनियम क्लोराइड से और सोडियम नाइट्राइड से। किससे कर सकते हैं? अभी याद करते जाओ, मेरे साथ साथ बोलते जाओ। अमोनियम क्लोराइड से और सोडियम नाइट्राइड से। मैम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा बता सकते हो क्या इसको? देखो, आपको कुछ नहीं करना, केटायन के साथ अनायन लगा दो और अनायन के साथ केटायन। कैसे? Na के साथ क्या लग जाएगा, देखना इधर, NaCl। यस मैम। और इसके साथ क्या लग जाएगा? NH4NO। ठीक है, लेकिन इसका भी क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। जैसे आप इसको हीट करोगे तो यहाँ से एक बार देखना कितने पानी के मॉलिक्यूल आप बाहर निकाल सकते हो। 4 हाइड्रोजन है, तो 4H2 निकाल दो, और बाकी क्या बन जाएगा आपका? N2 बन जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, 8 निकाल दिए मैंने, I'm so sorry, 2 मैम 2 निकलेगा। मैम 2 निकलेंगे। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो आपको ये 3 मिले हुए हैं, एक NaCl मिला हुआ है, एक पानी मिला हुआ है, और एक N2 मिला हुआ है। ठीक है, तो NH4N2 की डिकम्पोजिशन हीटिंग करवाने पर आपको ये 2 मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, चाहे पेपर में फिर वो डायरेक्ट ये पूछे या पूछे कि अमोनियम नाइट्राइड की हीटिंग करने पे क्या आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट प्रिपरेशन क्लियर है बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रिपरेशन होती है वो होती है अमोनियम डाइक्रोमेट से। इसका नाम लिख लो, अमोनियम डाइक्रोमेट। इसकी जब हीटिंग करते हैं तो मैम क्या मिलेगा? मैम एक N2 तो मिलेगा, क्योंकि हम उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और क्या मिलेगा? यहाँ पे पानी मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा एक आपको क्रोमिक ऑक्साइड, विच इज योर Cr2O3। और ऐसी रिएक्शन में बैलेंसिंग की टेंशन नहीं लेनी है। वो अगर रिडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन आया उसमें हमें टेंशन लेनी है, और रिडॉक्स रिएक्शन से जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, तो जेई वाले बच्चे तो उसको अभी पढ़ना ही मत, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो जो मैं पढ़ा रही हूँ, सोमेश सर पढ़ा रहे हैं, सिर्फ पढ़ा रहे हैं, जितना उतना करके चले जाना, आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, बस अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखो कि जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हमने अपनी तरफ से बेस्ट किया है, अपना बेस्ट देके आएंगे, बाकी देखी जाएगी। ठीक है, फालतू की टेंशन नहीं लेनी है, जो हो रहा है करते जाओ बस। लास्ट टाइम पे टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है, नई चीज पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अगर आप सोचते हो सॉलिड स्टेट को उठा के बैठ जाएंगे तो रहने दो, मत उठाना। ठीक है, तो जो चल रहा है वो चलने दो और साथ साथ करते जाओ, बस खत्म कहानी। ठीक है, नीट वालों को, नीट वाले भी अभी वही करेंगे जो मैं करा रही हूँ, बस उस पर ध्यान दो, बाकी मत दो किसी पे भी। ओके, तो अमोनियम डाइक्रोमेट की हीटिंग कराने पे आपको नाइट्रोजन गैस, पानी और ये मिला आपको क्रोमिक ऑक्साइड, और ध्यान रखना ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, बैलेंसिंग यहाँ पे आप कर सकते हो, देखना एक बार बैलेंस्ड है क्या वैसे इक्वेशन। हाँ, बैलेंस्ड ही है ऑलरेडी। ठीक है,
2 प्रिपरेशन क्लियर होगी बेटा तुम लोगों को? यस मैम। ओके, शाबाश। थर्ड वाले पे आओ। वो कह रहे हैं कि अगर आपको प्योर नाइट्रोजन चाहिए तो आप कैसे वो ऑब्टेन कर सकते हो? वो आप किससे ऑब्टेन कर सकते हो? बेरियम नाइट्राइड से भी प्रिपेयर कर सकते हो और सोडियम नाइट्राइड से। ये दोनों रिएक्शन आपको दे रखी है एनसीईआरटी में। ये आपका एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपकी लाइंस में लिखा हुआ है। बेरियम नाइट्राइड से भी आप नाइट्रोजन को ऑब्टेन कर सकते हो अगर आप प्योर नाइट्रोजन चाहते हो। तो मैम कैसे होगा? देखो, नाइट्राइड तो तुम्हें पता है ना, N3 नेगेटिव, सॉरी आई एम सो सॉरी, नाइट्राइड बोल रही हूँ मैं, अजाइड। N3 नेगेटिव क्या होता है आपका? अजाइड होता है। तो बेरियम या बेरियम अजाइड ले लो या सोडियम अजाइड ले लो, आपको क्या मिलता है? यहां से ये मिलता है। देख पा रहे हो? देखो, यस मैम। बैलेंस कर लेना। मेन आपको प्रोडक्ट ध्यान रहना चाहिए कि किससे। अभी मैम इसमें क्वेश्चन आता है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपसे पूछा जाएगा कि प्योर नाइट्रोजन के लिए आपको इनमें से कौन सा चाहिए, तो ABCD करके लिखा होगा। तो उसमें हो सकता है कि सोडियम नाइट्राइड दे रखो या बेरियम नाइट्राइड, दोनों ही देते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, नहीं भूलोगे ना N2 का? सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन। ओके, उसके बाद मैम आपने बोला था कि प्रॉपर्टीज बताऊंगी, तो चलो प्रॉपर्टीज करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है बेटा कि जो आपका N2 है, N2 गैस है ना आपकी, ठीक है। N2 जो होती है इनर्ट होती है रूम टेम्परेचर पे। मतलब क्या होता है? वो रिएक्टिव नहीं होता। क्यों नहीं होता? कोई रीजन बताएगा? वाई मैम N2 इज रिएक्टिव होती इनर्ट? तो हम जिंदा नहीं होते। हाँ सच बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? मैम अगर N2 रिएक्टिव होती तो हम जिंदा थोड़ी होते। वो तो ठीक है, केमिस्ट्री में क्या लिख के आओगे? हम हाई बॉन्ड एंथैल्पी। हाँ हाँ ठीक है। ड्यू टू हाई बॉन्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी बोल रहे, एनर्जी बोल रहे है ना। ट्रिपल बॉन्ड की वजह से उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, चलो कर लोगे ये? ओके। उसके बाद है मैम, अगर आप किसी मेटल को N2 के साथ रिएक्ट करते हो, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से। अगर आप बेरियम अजाइड को हीट करते हो तो आपको बेरियम और N2 मिल रहा है, राइट? तो आप एक बार बताओ, अगर आप मेटल को लोगे और N2 के साथ ट्रीट कराओगे तो आपको इसमें क्या मिलते हैं बेटा? मेटल नाइट्राइड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मेटल नाइट्राइड्स मिलते हैं। नाइट्राइड्स क्या होते हैं? N3 नेगेटिव होते हैं, ये होते हैं। अजाइड्स क्या होते हैं? N3 नेगेटिव होते हैं। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना आप लोग। ध्यान रखोगे? यस मैम। लिख लो बेशक कहीं पे। और जब मेटल नाइट्राइड्स की पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? एक तो अमोनिया मिलेगा और मेटल के हाइड्रोक्साइड्स मिलेंगे। तो मैम एग्जाम्पल बता दो। देखो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में 2 ही हैं, आपको ये 2 ही करने हैं, लिथियम और मैग्नीशियम के। देखो मैं आपको सिंपल तरीके में समझाती हूँ। ये लिथियम है और ये नाइट्राइड है, ठीक है। नाइट्राइड पे कितने का चार्ज होता है? 3 का, और लिथियम पे 1 का। तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा? Li3n। बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो यहाँ पे लिख दो Li3n। ओ सॉरी, यहाँ पे लिख दो Li3n। और व्हाट अबाउट मैग्नीशियम? आपको पता है मैग्नीशियम में क्या होता है? 2 होता है, तो लिख दो Mg3n2। ये लो, बस खत्म। समझ पा रहे हो क्या कर दिया मैंने? यस मैम। ओके। उसके बाद अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं पानी के साथ तो क्या मिलेगा? मैम आपने बोला था एक हाइड्रोक्साइड मिलेगा और अमोनिया, तो अमोनिया कह रही हूँ, हाँ अमोनिया ही मिलेगा। और इसमें भी क्या होगा? मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड मिलेगा और अमोनिया मिलता है। बताओ मुश्किल थी प्रॉपर्टी? बिल्कुल भी नहीं थी। इसको आप बैलेंस कर लेना। कर लोगे बैलेंस? यस मैम। यस मैम। मतलब बैलेंसिंग फिर बोल रही हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट्स ध्यान रखो कि क्या बनना है। उसके बाद तुम्हारा फेमस पॉपुलर हैबर्स प्रोसेस। हैबर प्रोसेस तो आप बहुत बार करते आ रहे हो। क्या होता है हैबर्स प्रोसेस में? अमोनिया की फॉर्मेशन करते हो, अमोनिया का प्रोडक्शन करते हो, राइट? तो इसमें आप क्या लेते हो? N2। ये हमने कहाँ पढ़ा था? केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा था, याद आ रहा है? फिर हमने उसके लिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखी थी, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताना, एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मान लो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड में जा रही है तो एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा H का। कोई बताएगा? याद है किसी को? रिवाइज किया केमिकल काइनेटिक्स किसी ने? हाँ, ओए राम, सारे भूल गए। मैम -NF E0 सेल। अरे बेटा वो तो डेल्टा G होता है, भूल गए क्या? डेल्टा H इज इक्वल टू EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड।
अभी याद आया कि अभी भी नहीं आया? मैम आ गया। आ गया सबको, आ गया। अब टेंशन होगी और ये भी भूल गए हम। मैम आप तो इतनी टेंशन दे देते हो। ऐसा क्या, पढ़ लेना इनको जाकर, ठीक है। रिवाइज इसका मतलब नहीं किया आप लोगों ने। जो मेरी वो एग्जाम डोज वाली है ना, जिसने मान लो फिजिकल रिवाइज नहीं किया है, सुन लो इधर, फिजिकल संडे वाले टेस्ट के लिए रिवाइज नहीं किया, नीट वालों को कह रही हूँ। जेई वाले तो बेचारे, तुम जो बच्चे तुम कर रहे हो ना, बहुत सही कर रहे हो, जो करना है करो, तुम्हारे लिए सब माफ है, क्योंकि तुम्हारा पेपर सर पे है। नीट वालों को कह रही हूँ मैं, जिन्होंने ये अभी रिवाइज नहीं किया है, मतलब तुम्हें आता है लेकिन रिवाइज नहीं किया, जो एग्जाम डोज मैंने बना के दिया हुआ है ना, वो रिवाइज कर लेना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी और केमिकल काइनेटिक्स का भी और सॉल्यूशन का भी, ठीक है। ओके मैम। और जेई वाले बच्चे तुम मैम टेंशन ना आपने लो। ग्रुप पे शेयर कर रखा है एग्जाम डोज? नहीं, मैंने ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, बट ग्रुप में नहीं शेयर किया हुआ बेटा। चलो चलो छोड़ो इसको, मैं भी कहाँ केमिकल काइनेटिक्स पे आ गई। आपको लेक्चर नोट्स, अरे तुम लोग ना मेहनत करके राजी नहीं हो, मैंने ये देख लिया। तुम लेक्चर नोट्स में जाओ, वहां पे तुम्हें मिल जाएगा, सॉल्यूशन वाले फोल्डर पे क्लिक करोगे, वहां पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, सॉल्यूशन के नोट्स, उसके क्वेश्चंस, एग्जाम डोज, सब कुछ। चलो छोड़ो, मैं भी किस पे आ गई, मैं हैबर्स प्रोसेस पे थी, राइट। तो बेसिकली अमोनिया की सिंथेसिस होती है थ्रू हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस उसी को बोलते हैं मैम N2 3H2 और अमोनिया। और ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है, हीट रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है? रिलीज रिलीज हो रही है। रिलीज हो रही है, यानी कि डेल्टा H क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव आएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यस मैम। चलिए अब मुझे ये बताइए आप लोग, अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा लीच एट्रल प्रिंसिपल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी इसके अंदर। तो फेवरेबल कंडीशंस बतानी है आपको NH3 प्रोडक्शन, मतलब इसके लिए बेसिकली अगर आप चाहते हो कि अमोनिया का प्रोडक्शन हो, मतलब आप चाहते हो कि आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, तो इसके लिए कैसी फेवरेबल कंडीशन चाहिए, टेम्परेचर क्या चाहिए, प्रेशर क्या चाहिए। तो आप एक लोग बताओ, आप लोगों ने लीच एट्रल प्रिंसिपल तो पढ़ा है, आप मुझे यहाँ बताओ कि मुझे यहाँ पे टेम्परेचर हाई चाहिए या लो चाहिए। हम क्या बोलते हैं लीच एट्रल प्रिंसिपल में, अगर मान लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, भर भर के हीट बाहर निकल रही है, तो लीच एट्रल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो आपका इक्विलिब्रियम है, अगर आप हीट बहुत ज्यादा दोगे तो वो कहाँ है, उस इफेक्ट को कम करने के लिए कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे लो टेम्परेचर चाहिए होगा, बोलो हाँ के ना। यस मैम। शाबाश, अरे बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग। उसके बाद बहुत बच्चों ने सही बोला है, उसके बाद व्हाट अबाउट प्रेशर। मैम प्रेशर में क्या होता है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, और अगर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। कहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम है, यहाँ कितने हैं टोटल 4, और यहाँ कितने हैं 1। तो यानी कि अगर मैं प्रेशर हाई कर दूं तो क्या मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी? यस मैम। खत्म, टेम्परेचर हाई प्रेशर। सिंपल, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है हैबर्स प्रोसेस, खत्म कहानी। अब अपने आप लिख लोगे आप लोग। चलो अभी तक कुछ ऐसा तो नहीं लगना ना बहुत रट्टा मारने वाला? नो मैम। ओके, अभी आएंगे रट्टे मारने वाली चीजें। उसके बाद है बच्चे बर्कलैंड आइड प्रोसेस। अभी देखो ये आपके ना एनसीईआरटी में रिएक्शन तो दे रखी है, बट उसका नाम नहीं दिया हुआ, तो आप लोग नाम लिख सकते हो, नाम से वैसे पूछा नहीं जाता है। बर्कलैंड आइड प्रोसेस, ये कैसा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसमें बेसिकली आप क्या करते हो, N2 + O2 से NO को प्रोड्यूस करवाते हो, राइट। और इसमें आपको क्या चाहिए होता है, हीट देनी पड़ती है, एनर्जी सप्लाई करवानी पड़ती है, अगर आप चाहते हो कि आपका NO का प्रोडक्शन हो। तो इसके लिए अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि फेवरेबल कंडीशंस क्या होनी चाहिए, तो इसमें तो हाई टेम्परेचर होगा, बोलो। लो प्रेशर। प्रेशर क्या होगा, लो। प्रेशर यहाँ पे समझ के बोलना, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स है ना। अभी देखो तुम एक काम करो, तुम बोल रहे हो मैम लो प्रेशर, तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स कम, तो कहाँ जाना चाहिए, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कितने हैं, एक, यहाँ पे 2 करो, मतलब इक्वल है। बैलेंस नहीं किया था मैंने, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी कितने हैं हो गए टोटल, यहाँ 2, रिएक्टेंट वाली साइड 2 और प्रोडक्ट वाली साइड 2, यानी कि दोनों की साइड क्या है, सेम नंबर ऑफ मोल्स है, यानी कि प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दूं, डज नॉट इफेक्ट बाय। शाबाश, बहुत बढ़िया, जीते रहो, खुश रहो। ओके,
अच्छा, लोहड़ी सेलिब्रेट करोगे क्या रात को? No, Yes, ma'am. ma'am. नो मैम। No, ma'am. अच्छा, कुछ कुछ करेंगे, कुछ कुछ नहीं करेंगे, कर लो, खुशी, थोड़ा सा पॉजिटिविटी आएगी, और कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है तुम लोगों को। तुम लड़के लोग तो खुद ही कर लोगे ये, ठीक है। लकड़ी ले आना, वो क्या बोलते हैं उसको, थाल सा बोलते हैं ना, हम में क्या बोलते हैं उसको, कस्सी बोलते हैं हम, नहीं थाल बोल, उसमें आग जला लेना, ठीक है। और मस्त रेवड़ी, मूंगफली और फुल पॉपकॉर्न उसमें तसले में? फेंकना। हाँ तसला, सॉरी, आई एम सो सॉरी, तसला पकड़ लिया, किसने बोला, स्तुति ने? यस मैम। ठीक है, नहीं नहीं, एंजॉय आप भी कर सकते हो, हम भी सिर्फ पूजते ही हैं, ठीक है, ऐसा मतलब नहीं है। और क्या बोलते हैं, सॉन्ग चला लेना रोडी वाले, थोड़ा डांस कर लेना, बस पॉजिटिविटी मिल गई, रात तुम्हारी बन गई, जो तुम टेंशन लेके सोओगे वो तुम खुशी से सो जाओगे, ठीक है। तो कर लेना, ठीक है। चलिए, तो रात को 10 बजे कर लेना। अब मैं भी तो 10 बजे करूंगी, 10 मेरी भी बजे तो। क्लास है मैम। ओहो हो, अमित सर भी तुम्हें नहीं छोड़ते भाई। अमित सर की क्लास है क्या? यस मैम। यस मैम। अमित मैम सर, नहीं होगा। अमित सर तो खुद ही पंजाबी हैं, वो इतने धूमधाम से मनाएंगे क्या? सर आज भी हमारी क्लास ले रहे हो क्या? ये तो गलत बात है। नहीं सर, नहीं होगी, नहीं मैम, नहीं होगी क्लास, हाँ नहीं होगी, सर ने बोला था। हाँ, ठीक है, तो इसलिए ठीक है, करना और मुझे बताना कि कैसा लगा। चलो ठीक है, इस पे आ जाओ, होगी इतनी वाली चीज, हो गई, आगे चलूं मैं? यस मैम। यस मैम। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं अमोनिया की, ठीक है। अमोनिया हमने क्या पढ़ लिया, N2 का N2 की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, उसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिया। ये देखो सोम रहा है। हाँ, चलो, अमोनिया में क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले हम इसको प्रिपेयर करेंगे यूरिया से। यूरिया का पता होगा तुम लोगों को फॉर्मूला, NH2CO NH2, ये आपका होता है यूरिया, होता है, क्या होता है, यूरिया होता है। तो जब आप इसको पानी के साथ ट्रीट करवाएंगे, तो देखो आपको यहाँ पे कार्बन दिख रहा है और यहाँ पे O है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे कार्बोनेट जैसा दिखने वाला है। तो यहाँ पे बनता है बेटा अमोनियम कार्बोनेट। क्या बनता है, अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद इसका डीकम्पोज, जैसे ये बनता है उसका डीकम्पोजिशन हो जाता है और ये अमोनिया में चेंज हो जाता है, पानी में चेंज हो जाता है और CO2G बाहर निकल जाते हैं। मुश्किल था इसमें, कुछ नहीं था, याद हो गया? यस मैम। क्या करना है, यूरिया को पानी से ट्रीट कराना है, ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट बनेगा, बनते ही उसका विनाश हो जाएगा, है ना, टूट जाएगा, किसमें टूट जाएगा, अमोनिया प्लस CO2 प्लस वाटर में। मेन हमें क्या ध्यान रखना है, अमोनिया निकलेगा, क्यों, क्योंकि हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसकी पढ़ रहे हैं, अमोनिया की पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो इसकी प्रिपरेशन है बच्चे, वो है अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। मैम ये तो बहुत ही सिंपल है, कैटायन और एनायन को एक्सचेंज कर दो, कैल्शियम के साथ चला जाएगा, प्लस को माइनस से बहुत प्यार होता है, तो कैल्शियम को किससे प्यार है, क्लोराइड से। अमोनिया को किससे प्यार है, हाइड्रोक्साइड से, तो बना दो और पानी निकाल दो। अब कहोगे मैम अमोनिया तो निकला ही नहीं यहाँ पे, तो ये क्या है, अमोनिया का सोल्यूशन तो है, एक्वस अमोनिया है ये, जो आपके लैब में पड़ा होता है ना, आप देखोगे जिस बोतल में आपका अमोनिया पड़ा होता है वहां पे लिखा होगा NH4OH सोल्यूशन, ठीक है, वो एक्चुअल में क्या है, एक्वस अमोनिया है, ठीक है। NH3 प्लस पानी मिलके ही क्या बना रहा है, वो NH4OH बना रहा है, ठीक है। ये हटा दो, हटा दो, हटा दो, मैंने गलती से H2 लिख दिया था, सॉरी। ओके मैम, इसमें क्या सीन है, इसमें भी देखो प्लस माइनस कर दो। Na के साथ सल्फेट आ जाएगा उसका साथी, और अमोनियम के साथ क्या आ जाएगा, वही, तो यहाँ पे लिख दूं, देखना एक बार, NH4OH और Na2SO4, क्या कहते हो, बोलो, क्या ख्याल है, हो गया, रट्टा मारना? चलो, यस मैम। ओके, चलो जी आगे चलो। मैम आपने तो जल्दी जल्दी करवा दिया। चलो, उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज पे, उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज आपको पता है, अमोनिया की स्मेल बताने की जरूरत नहीं है, किसी को कोल्ड हो तो जाके भैया स्मेल कर लेना, ठीक हो जाएगा उसी टाइम। करते हो ये वाली चीज? Yes, ma'am. So, नो मैम। नो हाँ, आप
आप लोग एनसीईआरटी में देखेंगे ना, तो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, तो मैं आपको एनसीईआरटी वाला लिख देती हूँ यहाँ पे, तुम लोग फिर टेंशन ले लेते हो, तो मैं एनसीईआरटी वाला लिख देती हूँ। ये लो, एक मिनट रुको बेटा। तो फिर यहाँ पे अमोनिया लिख रहे हो तो पानी भी लिख देना, ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पे भी ये, ठीक है। अभी ठीक है गुंजन? मास्टर्स में हाँ कोल्ड इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मेरे को जब भी होता था मैं अमोनिया की स्मेल कर लेती थी, ठीक है। चलो ओके, आप लोग आओ। नेक्स्ट है बेटा प्रॉपर्टीज। तो आप लोगों को पता है कैसा होता है अमोनिया, कलरलेस होता है, पंजेंट, गंदी सी बदबू होती है ना, मतलब गंदी सी स्मेल होती है। उसके बाद चलते हैं मैम, रिएक्शंस बता दो हमें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों रिएक्शन, प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो इधर देखो बेटा, जब मैं जिंक सल्फेट की रिएक्शन कराती हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होता है, वही प्लस माइनस कर दो बेटा। अमोनिया के साथ कौन आ जाएगा, अमोनिया सल्फेट, देखना बेटा एक बार। और जिंक के साथ कौन आ जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, देखो एक बार, इसके व्हाइट पीपीटी होते हैं। चलिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जब आप FeCl3 की रिएक्शन कराते हैं NH4OH के साथ, उसमें आप प्लस माइनस से मतलब प्लस की जोड़ी माइनस के साथ नहीं बना सकते, एंड वाइस वर्सा। इसमें क्या बनता है, हाइड्रेट बनता है FeCl3.X वाटर मॉलिक्यूल, जो कि ब्राउन कलर का होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस NH4Cl। याद ही रहेगा क्योंकि आप मैम आप हर किसी में प्लस माइनस का एक्सचेंज करवा रहे थे, लेकिन आपने इसमें नहीं कराया। तो इसमें क्या बनेगा, हाइड्रेट बनेगा। तो वो कौन से कलर का होता है, ब्राउन पीपीटी होते हैं। कर लोगे बेटा, हाँ या ना, बोलो जी। यस मैम, कर लेंगे। कर लेंगे। Fe2O3 बनेगा, लिख ले बेटा, Fe2O3 बनेगा तो, और पेपर में गलत करवा के आ जियो, ठीक है। फॉलो यूर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से बड़े नहीं हो तुम लोग। एनसीईआरटी इस टाइम पे हमारी भगवान है। जो एनसीईआरटी लेके बैठा उसमें देखो यही बनेगा, FeCl3.X वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ओके, चलूं आगे? यस मैम। चलो शाबाश। यस मैम। उसके बाद हम करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। आपको पता है अमोनिया क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। मैम कैसे पता, कोऑर्डिनेशन पढ़ के आए हैं। अमोनिया के पास क्या होता है, मतलब अमोनिया में नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। और अगर लोन पेयर है और किसी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो अपने क्या करेगा, लोन पेयर दे देगा उसको, है ना, और कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो जैसे कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका AgCl प्लस अमोनिया। तो यहाँ पे क्या बनता है, देखो एक बार, आपका फेवरेट बन जाएगा यहाँ पे। इसका नाम कोई बताएगा, टॉलेंस रिएजेंट, यही तो होता है, याद करो। ये जो व्हाइट पीपीटी आते थे, उसमें जब आप एक्सेस में अमोनिया डाल देते थे तो क्लियर सॉल्यूशन बन जाता था ना। इसी क्लियर सॉल्यूशन या कलरलेस बोल दो इसको, इसी को तो हम बोलते थे टॉलिन्स रिएजेंट, तुम्हारा सिल्वर मिरर, है ना। अच्छा मुझे बताओ, एल्डिहाइड देते हैं टॉलिन्स टेस्ट पॉजिटिव या कीटोन्स देते हैं? और फॉर्मिक एसिड भी देता है ना, याद करना। वैसे तो एसिड नहीं देता है, सिर्फ फॉर्मिक एसिड, लेकिन टॉलिन्स टेस्ट क्या देता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो मेरे को ध्यान आ गई ऑर्गेनिक, तो मैंने आपसे पूछ लिया ऑर्गेनिक, तो चलो आ गया। उसके बाद है कॉपर के साथ देख लेते हैं मैम, इसमें बनेगा ये वाला कॉम्प्लेक्स, देखो आप, ये होता है कहाँ पे बेटा, यहाँ पे बोल रहे हो क्या, FeCl3.X। अच्छा तो बच्चा ये बोल रहा था, ओ हो, ठीक है ठीक है, मेरे को लगा वो कह रहा है कि Fe2, ठीक है, मैंने तो सेम ही बना दिया, अरे सो सॉरी यार, आई टेक माई वर्ड्स बैक, जिसने भी वो बोला था, ठीक है। Fe2O3.XH2O मिलेगा, सिर्फ Fe2O3 नहीं मिलेगा, मतलब बेसिकली सिर्फ फेरिक ऑक्साइड नहीं मिलेगा। इसको भी मैं थोड़ा और ठीक कर दूं, ये लो, अभी ठीक है क्या, देखना एक बार। यस ओके चलो फिर ठीक है, ओके वो चला गया क्या वो स्टूडेंट, चलो ठीक है। ये कौन से कलर का होता है, डीप ब्लू कलर का होता है, और इसका एक नाम होता है, लिख लो, इसका नाम होता है, मैंने भी लिखा हुआ है,
स्विफ्जर रिएजेंट, इस नाम से भी कई बार पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। स्विट्जर होता है, पता नहीं स्विफ्जर्स होता है, ये देख लेना थोड़ा, एफ की जगह टी भी हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसको। डीप ब्लू कलर का होता है ये कॉम्प्लेक्स, तो आई थिंक आपने पहले भी देखा हुआ है कोऑर्डिनेशन में, लेकिन इसका ये नाम नहीं पता होगा दूसरा, तो देख लेना। ठीक है, तो अभी तक मैम हमने क्या कर लिया, हमने अमोनिया का कर लिया, हमने N2 का कर लिया, तो अभी तक किसी को कुछ प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। चलिए आगे आइए। मैम नाइट्रिक एसिड के भी दर्शन करा दो, बिल्कुल करवाएंगे। तो नाइट्रिक एसिड में क्या सीन है, देखो सबसे पहले तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि लैब में आपका जो नाइट्रिक एसिड होता है, पता है ना वर्सटाइल है, हर जगह मिलेगा आपको, लैब में ऐसा हो ही नहीं सकता कि लैब में, मतलब लैब में ऐसा होगा ही नहीं कि आपको HNO3 ना मिले। तो अभी लैब में कैसे प्रिपेयर करोगे? हाँ, लैब में अगर प्रिपेयर करना हो, आप तो नहीं करोगे, लैब अटेंडेंट करते हैं प्रिपेयर, तो आप बेटा या तो सोडियम नाइट्रेट ले लो या पोटेशियम का नाइट्रेट ले सकते हो। सल्फ्यूरिक एसिड आपको यूज करना पड़ेगा इफ यू प्रिपेयर HNO3, तो आप इनमें से कुछ भी ले लो, आपको HNO3 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैम वही हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और क्या मिलता है इसके अंदर, और क्या मिलता है इसके अंदर, देखना एक बार। देखो अगर आप Na ले रहे हो तो Na2 NaHSO4 मिल जाएगा, अगर आप KNO3 ले रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा, KHSO4। देखो एक बार, NaHSO4 और KHSO4, क्योंकि ये बाय है तो यहाँ पे ये कर दो, बाकी हम देख लेंगे बैलेंसिंग। ठीक है, देखना। एक मिनट रुकना, कितने हैं यहाँ पे चेक करना एक बार, यहाँ पे तो H लगाओ क्योंकि नाइट्रेट मिलेगा, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, ओके। देखना सही है ना, सोडियम नाइट्रेट लोगे या पोटेशियम नाइट्रेट लोगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और साथ में जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, जिसको आप प्रिपेयर करना चाहते हो, वो मिल जाएगा विच इज योर नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ओके। अगर आपको लार्ज स्केल पे प्रिपेयर करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड है ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। एक्चुअली ना मैं क्या कल पढ़ रही थी ना इसको ओस्टवाल्ड, तो मैं क्या पढ़ रही थी इसको ओसवर्ल्ड। देखते थे तुम सारे ओसवर्ल्ड? नो मैम। हैं? ठीक है मैम। ओसवर्ल्ड नहीं देखा तुम लोगों ने? नो नो मैम। मैम, सिर्फ पढ़ाई की है बस। चिंचन देख के आए हो क्या बस? नो मैम, वो भी नहीं यस देखा। मैम। नो जय मैम। किशोर, मेरे को लगता है बेटा तू बचपन से पढ़ रहा है। यस हे मैम। भगवान, मैं मेरे को लिंक शेयर करूंगी, ओसवर्ल्ड देखना जिसने भी। मैम अभी मत ओके करना, मैम। जेई के बाद करना, जेई के पेपर के बाद। ठीक है, मेरा तो फेवरेट, वो मैं तो स्कूल भी छोड़ देती थी ओसवर्ल्ड के पीछे। अरे मैम ओसवर्ल्ड कोई कार्टून है मैम में क्या है? कार्टून है जिसमें वो आते थे, हेनरी डेजी, भूल गए? हेनरी डेजी, मतलब कैरेक्टर का नाम नहीं, बताओ तब हाँ याद आएगा। करेक्टर का नो नाम मैम, ही नहीं ओसवर्ल्ड पता। है, ओसवर्ल्ड। अरे बहुत, मैंने तो अपने स्कूल छोड़े हैं इसके पीछे, वही बहुत देखती थी मैं तो, एक एक को। मैंने तो नाम तक नहीं सुना। एक्चुअली आई थिंक जब नहीं मैम ये तो कार्टून है ना, एपिसोड है इसमें। मैम ये पहले भी आता था, जब हमारे टाइम पे भी आता था, पर ये थोड़े दिन आया था। हाँ, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब ज्यादा आता था ये। हाँ, अब है ना? आपने बताया ना हमारे हेनरी और डेजी, जब तुम्हारे याद टाइम तो आया। तुम्हारे टाइम तो शायद नए नए बन गए होंगे। नोडी देखती थी, मतलब नोडी भी आता था एक, मैम ये क्या है? ये भी कार्टून है। तुम देखना जब टाइम मिले ना, तुम देखना। अरे कुछ 15-15 मिनट के एपिसोड होते थे इसके। चलो ठीक है, अभी आ गया हो। अरे क्या देखना, बहुत मजा आएगा तुम लोगों को। मैम लिंक भेज देना। नहीं, अच्छा भेज दूंगी। वैसे तुम जस्ट गूगल पे लिखोगे, यूट्यूब पे लिखोगे, वो आ जाएंगे उसके सारे यस episodes। मैम आ गया, देखा है। ये देखो भाई, ये देखो, इतनी जल्दी। चलो ठीक है, आ गया हो। अगर लार्ज स्केल पे तुम्हें प्रिपेयर करना है तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है। इसमें मैम हम क्या लेते हैं, अमोनिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अमोनिया की प्रेजेंस में कराते हो। इसमें जो बेटा कैटलिस्ट यूज होता है वो प्लेटिनम और रोडियम यूज होता है। टेम्परेचर प्रेशर आपकी बुक से ही मैंने उठा के लिखा है, मेरे को भी याद नहीं है, ना ही आपको याद रखना। हाँ बस, लेकिन कैटलिस्ट ध्यान रखना कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है। प्लेटिनम यूज कर सकते हो या आप रोडियम यूज कर सकते हो। आपको मिलेगा क्या इसमें से, देखो एक बार, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये।
पहले आपको मिलेगा बेटा NO, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस पानी, ठीक है। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कराओगे O2 के साथ तो आपको मिलेगा NO2। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे पानी के साथ तो आपको मिलेगा HNO2। देखते जाना एक बार, थोड़ा बड़ा है ये, ठीक है। और जब आप इसकी हीट कराओगे तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, NO प्लस HNO3। यानी कि जो ये NO देखो, यहाँ पे देखो, पहले NO बना था और लास्ट में दोबारा NO बन गया, मतलब बेसिकली क्या है, NO रिसाइकल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली आपको ध्यान रखनी है। फिर से एक बार बता देती हूँ मैं, देखो अमोनिया प्लस आपका ऑक्सीजन होगा, कैटलिस्ट कौन सा यूज करोगे यहाँ पे, प्लेटिनम और रोडियम यूज करोगे, राइट। तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, NO प्लस पानी, पानी को भूल जाओ, पानी को छोड़ो, NO की फिर रिएक्शन कराओगे क्योंकि अभी खत्म तो नहीं हुआ O2 तुम्हारी रिएक्शन से, NO2 मिलेगा, पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो HNO2 और HNO3 मिलेगा, राइट। उसके बाद जब हीट करोगे तो वो किस में टूट जाएगा, HNO3 और NO में टूट जाएगा। मैंने बैलेंस नहीं की है अभी रिएक्शन को, ना ही आपको अभी करनी है, आपको सिर्फ ये देखना है ये रिएक्शन हुई कैसे, ठीक है। एक बार जस्ट इसको निहार लो, फिर मैं आगे चलती हूँ। ये आपके एनसीईआरटी में अलग अलग मैम लास्ट में NO है। हाँ NO है, नहीं दिख रहा क्या, एक बार रुको, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में क्या है, ये अलग अलग स्टेप करके दिए हुए हैं, मैंने यहाँ पे एक में ही लिख दिया है, ठीक है। NO वाटर, फिर NOO2 के साथ कंबाइन होकर NO2 बना लेगा, फिर NO2 प्लस वाटर HNO3 प्लस NO बना लेगा, ठीक है। यस मैम। ओके, हम प्लैटिनम का यूज करते हैं, कुछ ज्यादा महंगा नहीं हो जाता। तभी बोल रहे ना, देखो ना लार्ज स्केल पे प्रिपेयर कर रहे हैं ना फिर, ठीक है। प्लेटिनम और रोडियम यहाँ पे वो करते हैं, ओके। इसके बाद दोबारा आ जाओ बर्कलैंड आइड प्रोसेस पे, ये आपको मैंने ऑलरेडी करा दिया बर्कलैंड आइड प्रोसेस। मैम इसमें क्या बताया था आपने, मैंने इसमें ये बताया था कि N2 प्लस O2 से क्या बनाते थे आप, 2NO बनाते थे। सेम वही करना आपको, बनाना क्या है एंड में, आपको जाना है इस पे नाइट्रिक एसिड पे, तो O2 के साथ कराओ NO2 बनाओ, ठीक है। फिर वाटर के साथ कराओ ये बन जाएगा, उसको डिकम्पोज कराओ ये बन जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना जो बर्कलैंड आइड प्रोसेस है उसमें डेल्टा H क्या है, पॉजिटिव है, मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। आपको हीट सप्लाई करनी पड़ती है ना कि देनी पड़ती है, ठीक है बच्चे। ओके मैम। चलिए अभी कितना पढ़ लिया हमने, कौन कौन सी हो गई जल्दी तुम बताओ, डाइनाइट्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। लेकिन नाइट्रिक एसिड में अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, इसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से। देखो ये मैं आपको याद करा दूंगी, उसकी आप टेंशन ना लो। अगर आप रिएक्शन करवाते हो नॉन मेटल के साथ, मैम अब नॉन मेटल कौन कौन से लेने हैं, आपको लेने हैं आयोडीन, आपको लेना है बेटा फॉस्फोरस, आपको लेना है सल्फर एंड आपको लेना है कार्बन। मैम याद कैसे करोगे, आईपीएस कार्बन, बस ये ध्यान रखना। आईपीएस तो तुमने सुना होगा ना, है ना, आईपीएस ऑफिसर। अभी मैं किसी का नाम नहीं, हमारा जो कार्बन है वही हमारे लिए क्या है, आईपीएस है। तो आईपीएस कार्बन करके ध्यान रख लेना, ठीक है। आई किसकी फॉर्म में होगा, डायटोमिक फॉर्म में होगा। ये आपका व्हाइट फास्फोरस है जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। ये आपका एसिड है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक में होगा, ये मैं आपको ग्रुप 16 में पढ़ाऊंगी। और ये कार्बन है, ठीक है। मैम इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, देखो जैसे ही आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे इन नॉन मेटल्स की, तो क्या होगा, इनके एसिड्स मिलेंगे। जैसे I2 जब रिएक्ट करेगा तो इससे मिलेगा आपको HiO3 मिलेगा, पर आयोडिक एसिड। P4 को कराओगे तो आपको मिलेगा फॉस्फोरिक एसिड, सल्फर के साथ कराओगे तो मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके साथ कराओगे तो कार्बोनिक एसिड। और आपको पता है ये डिकम्पोज होके किसमें चेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी में। बोलो हाँ या ना। यस मैम। आप क्या करोगे, साथ में इसकी सब में क्या निकाल दोगे आप, NO2 प्लस पानी, NO2 प्लस पानी सब में निकाल दो, NO2 पानी, NO2 पानी। बस बताओ मुश्किल है, मैम नहीं है, करना पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर आपने नहीं किया तो फिर हो सकता है भूल जाओ, मैं खुद ही भूल जाऊंगी, है ना। तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी मैंने बोल दिया इंपॉर्टेंट है तो इट मीन्स आपको इसको करना पड़ेगा,
ठीक है। आईपीएस कार्बन एसिड्स मिल जाएंगे, पैरायोडिक, फास्फोरस के साथ फास्फोरिक, सल्फर के साथ सल्फ्यूरिक, कार्बन के साथ कार्बोनिक, जो डिकम्पोज हो जाएगा CO2 प्लस पानी में। आगे चलूं बेटा? यस मैम। ओके, 3:45 हो गई भाई, जल्दी करना पड़ेगा। उसके बाद देखो मेटल के साथ रिएक्शन करानी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना ये सारी इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टीज, और थर्ड वाली तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखो इसमें आप जो मेटल लोगे बेटा वो जिंक और कॉपर लोगे, तो आप क्या करेंगे, ऐसे लाइन में लिख देंगे जिंक कॉपर कॉपर, जिंक कॉपर कॉपर, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ, फिर कंसंट्रेटेड, फिर डाइल्यूट, ऐसे करके लिखेंगे और ऐसे ही करके याद भी करेंगे। आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनकी मैथ्स की क्लास है 4 बजे? कोई नहीं है? अरे बहुत बढ़िया, फिर मैं क्यों परेशान हो रही थी। अच्छा है, यशिका, महक, ओके, आप 4 की है, ठीक है। वैसे तो ऑलमोस्ट होने ही वाला है बेटा, जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो आप वीडियो रिकॉर्डिंग से देख लेना, वैसे मैं करवा दूंगी, 20 मिनट में हो जाएगा बस, ठीक है। चलो तो बेटा ध्यान से देखो, जब जिंक HNO3 के साथ तो सब में रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देखो जिंक का नाइट्रेट बन जाएगा एक तो, हाँ या ना? ऐसे इसमें कॉपर का नाइट्रेट, बोलो हाँ के ना? यस मैम। नाइट्रेट बेटा, और ऐसे इसमें कॉपर का नाइट्रेट बन जाएगा। मैम सेकंड में जिंक ही आएगा, थर्ड अरे में कॉपर। ये लो अभी, ठीक है। चलो उसके बाद मैम और क्या बनेगा, देखो जहां पे आपका कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है वहां पे तो आप क्या कर दोगे, NO2 निकाल दोगे, NO2 और NO2 देख सकते हो। और जहां पे आपका डाइल्यूट है वहां पे क्या करोगे, जिंक वाले के केस में तो N2O निकालना है आपको, और कॉपर वाले के केस में आपको NO निकालना है, कोई और ऑप्शन ये लर्न करना पड़ेगा। और यही इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में आता है कि जिंक जब कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, ब्राउन फ्यूम्स होते हैं NO2 के, ठीक है, ऐसे ब्राउन कलर के निकलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होती है, आपको ध्यान रखना है किस में क्या निकलना है। तो ध्यान रखना कंसंट्रेटेड में NO2, कंसंट्रेटेड में NO2, डाइल्यूट में एक में N2O और एक में NO, ठीक है। और साथ में पानी को भी निकाल लेना। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है जिसपे मैंने अंडरलाइन किया है, क्योंकि यही आपसे पेपर में पूछते हैं। बोलो ओके मैम। चलो यस मैम। बस रिवाइज करना पड़ेगा। उसके बाद है जो तुम अपने लैब में करते हो, कौन सा टेस्ट करते हो, ब्राउन रिंग टेस्ट किया है किसी ने क्वालिटेटिव एनालिसिस में नाइट्रेट्स के लिए? यस मैम। इसने नहीं किया वो यहाँ देख लो। बेसिकली ये जो टेस्ट होता है ब्राउन रिंग टेस्ट, बहुत ही पॉपुलर टेस्ट होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में करते हैं हम लोग, और ब्राउन रिंग आती है और बहुत अच्छी आती है जंक्शन के चारों तरफ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली नाइट्रेट्स के लिए टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, फेरस सल्फेट लेते हैं एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, और ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और NO3 नेगेटिव रिड्यूस हो जाता है NO में, ठीक है। फिर क्या होता है, जो आपका Fe2+ है बेटा, वो NO के साथ जब कंबाइन करता है तो आपको क्या मिलता है, ब्राउन कॉम्प्लेक्स मिलता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला, और इसमें आयरन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑलरेडी करा दिया है, याद करो। इसमें क्या बनता है, FeH2 का होल 5 NO, उसका क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 2+ का होगा, ठीक है, समझ रहे हो। अभी मान लो इसमें आपको बोला जाए कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, तो क्या आप निकाल सकते हो? ध्यान रखना NO का नेचर न्यूट्रल लिगेंड होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि NO एज ए न्यूट्रल लिगेंड भी बिहेव करता है, NO एज ए नाइट्रोसोनियम आयन भी एग्जिस्ट करता है। ध्यान रखना ये वाला जो कॉम्प्लेक्स आपका बना है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, इसमें NO एज अ +1 होता है, ना कि न्यूट्रल लिगेंड की तरह ये बिहेव करता है। याद आ रहा है जिसने कोऑर्डिनेशन पढ़ा था? यस मैम। तो अगर मुझे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगी आयरन की, देखना एक बार, मैं कॉम्प्लेक्स फिर लिख देती हूँ, H2O5 हो जाएगा NO2+ +3 X +1 2, तो X आ जाएगा +1, यानी कि आयरन इसमें किस में होता है, +1 में होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट रहता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। उसके बाद है गोल्ड और प्लेटिनम के साथ रिएक्शन करानी है, एक्वा रिजिया तुम लोगों को पता है 1:3 मोलर मिक्सचर होता है नाइट्रिक एसिड और HCl का।
ठीक है, तो देखो जब आपका नाइट्रिक, ये एनसीईआरटी में नहीं है रिएक्शन, इसलिए इसको एनसीईआरटी की बुक में लिख लेना। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड को जब HCl के साथ ट्रीट कराते हो तो आपको क्या मिलता है, नेसेंट ये मिलता है, क्लोरीन मिलता है, बस यही आपका काम का है। और यही आपके गोल्ड और प्लेटिनम के साथ क्या करता है बेटा, रिएक्ट करता है। तो आपको बेसिकली मिलता क्या है, इधर देखो, आज नहीं होगी बेटा अपलोड, हाँ, लेकिन ड्राइव लिंक में मैम मुझसे ले लेना। गोल्ड एक्वारिका में मतलब जब रिएक्शन करते तो क्या होता है? क्या हो गया बेटा? मैम गोल्ड एक्वारिका के साथ रिएक्शन करता मतलब? बता रही हूँ ना मैं, लिखो ना। जो आपका HNO3 और HCl का मिक्सचर जब आपस में रिएक्ट करता है, जो ये क्लोरीन निकलता है, जैसे आप पढ़ते हो ना नेसेंट ऑक्सीजन, ऐसे ये नेसेंट क्लोरीन है। तो जब ये गोल्ड या प्लेटिनम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब गोल्ड रिएक्ट करता है आपका नेसेंट ऑक्सीजन के साथ तो आपको AuCl3 मिलता है, और जब फिर फर्दर वो HCl के साथ रिएक्ट करता है तो आपको ये मिलता है, इसका नाम तुम लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स का, ओरोक्लोरिक एसिड। लिखो सारे बच्चे, एनसीईआरटी में नहीं है, फिर मैं बोल रही हूँ, ओरोक्लोरिक एसिड, लेकिन ये आया हुआ पेपर में। ठीक है, लेकिन जब आप प्लेटिनम की कराते हो तो आपको यहाँ पे मिलता है PtCl4, और जब HCl के साथ कराते हो तो आपको मिलता है H2PtCl6। इसका नाम क्या होता है, हेक्सा क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। लिखो इसको, हेक्सा क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओरोक्लोरिक एसिड और हेक्सा क्लोरोप्लेटिनिक एसिड कर लोगे, जल्दी बोलो। इसके बाद आ जाओ एनसीईआरटी की स्लीपिंग। नाम लिखाना, नाम लास्ट वाले का। ये लो, हेक्सा क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, ओरोक्लोरिक एसिड, AuCl4 है ये। ठीक है, ओके, आगे आइए। उसके बाद है बेटा, ये देखो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हमारा रह गया, और कल फास्फोरस हम कंप्लीट कर लेंगे। मैम इसमें क्या करना है, इसमें देखो कुछ नहीं करना, जो तुम्हें ये एनसीईआरटी में टेबल बना के दे रखी है इसके स्ट्रक्चर की और इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, वो तुम्हें करना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, इधर देखना एक बार, N2O, इसका नाम क्या है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बोल दो या नाइट्रोजन ऑक्साइड बोल दो। इसमें मैम क्या क्या करना है हमें, देखो इसमें एक तो आपको ये पता होना चाहिए जितने भी हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कर रहे हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और जस्ट एक रीडिंग माननी है उनके कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। समझ में आया क्या क्या करना है बेटा, बोलो। मैम देखो मैं कराती हूँ, सबसे पहले है N2O। N2 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, +1 ही आएगी, तुम लोगों को सबको आती है। NO की निकाल लो, +2 आएगी। ठीक है, ओके, तो N2 हो चाहे NO हो, दोनों की दोनों क्या है, कलरलेस और न्यूट्रल गैस है। इनका जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। जब आप अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हो तब आपको क्या मिलता है, N2O मिलता है, और क्या मिलता है आपको, H2O मिलता है। क्या मिलता है, N2O प्लस वाटर मिलता है। सिर्फ एक रीडिंग मार दी आप लोगों को। ठीक है, ऐसे ही सोडियम नाइट्राइट को जब आप फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराते हो तो इसमें क्या करना है, आपको प्लस माइनस एक्सचेंज कर देना है। देखो इसमें क्या मिल रहा है, एक तो फेरिक सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, NO प्लस पानी मिल रहा है। जस्ट रीडिंग करनी है ताकि अगर पेपर में आ भी जाए तो तुम्हें आइडिया रहे कि ऐसा ऐसा ये हुआ था। उसके बाद देखो N2O3, ये क्या है आपका, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। ध्यान रखना ये ब्लू सॉलिड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन आ सकता है। तुम्हें दे देंगे ये इससे रिएक्ट करता है, ये इससे फलाने से रिएक्ट करता है, बताओ वो ब्लू सॉलिड रहा होगा। तो अगर तुम्हें पता होगा N2O3 ही ब्लू सॉलिड होता है, चाहे तुम्हें रिएक्शन का एक पैसे का भी आइडिया ना हो तब भी तुम बता सकते हो ब्लू सॉलिड है, इट मीन्स वो क्या रहा होगा, N2O3 रहा होगा। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बच्चे, +3। आई नीड ओनली 10 मिनट्स। ठीक है, ओके, तो जब आप NO को N2O4 के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको क्या मिलता है, N2O3 मिलता है। क्या मिलता है आपको, N2O3 मिलता है। ठीक है, हाँ या ना बोलो। यस मैम। इसको आप एक मिनट रुको, N2O को आप लाफिंग गैस भी बोलते हो, लिख लेना, हो सकता है पूछ ले। ठीक है, लाफिंग गैस भी इसको N2O को बोलते हैं। ओके, उसके बाद आओ, आगे है NO, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
मैम अब इसमें क्या ध्यान रखना है, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट सब निकाल लोगे, साथ में ये ध्यान रखना है ब्राउन गैस होती है ये, अभी मैंने आपको बताया था ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं तो वो कौन सी 101% गैस होगी, वो NO2 होगी। मैम ये कैसे बनाएंगे, मेटल लो, मेटल यहाँ पे आपका कौन कौन सा हो सकता है मैं आपको बता देती हूँ, 1 मिनट दो मुझे मैंने लिखा तो था कहीं पे। आपका जो इसमें जो मेटल हो सकता है वो होगा, 1 मिनट दो, इसमें जिंक हो सकता है, कॉपर हो सकता है और लेड हो सकता है, लिख लो अपनी बुक में। जिंक हो सकता है, लेड हो सकता है और कॉपर हो सकता है। तो जब लेड, और इसकी एक रिएक्शन आपको आपके सामने लिखी हुई है एनसीईआरटी में, जब आप लेड नाइट्रेट को हीट कराओगे तो किस किस में डिकम्पोज हो जाएगा, लेड ऑक्साइड में, NO2 में और O2 में डिकम्पोज हो जाएगा। मैम N2O4 क्या है, देखो N2O4 में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, ध्यान रखना कलरलेस है। और क्या करना है, जब आप NO2 को कूल कर दोगे, देखो ध्यान से देखो, NO2 क्या है आपका, ये स्ट्रक्चर होता है NO2 का, ठीक है। ये क्या होता है, रेडिकल है, पैरामैग्नेटिक है, रिएक्टिव है, ठीक है। तो आपको पता है डाइमर बनाएगा, तो ये NO2 को जैसे ही आप टेम्परेचर कम कर दोगे तो वो N2O4 में चेंज हो जाएगा, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो दोबारा से टूटकर किस में चेंज हो जाएगा, NO2 में चेंज हो जाएगा। तो इसके ब्राउन फ्यूम्स होते हैं NO2 के, और ये क्या होता है, कलरलेस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लो टेम्परेचर पे NO2 डाइमर की फॉर्म में चेंज हो जाता है, N2O4 बना लेता है, और जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे वो वापस से टूटकर NO2 में चेंज हो जाएगा। बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। तो जो चीजें हम समझ के कर सकते हैं वो तो करेंगे, जो अब रट्टा मारने की है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यस याशिका, याशिका एंड सोमराय। मैम मैं पूछ रहा था ये डायमर टाइमर पॉलीमर बनते कैसे हैं? डाइमर टाइमर, अरे अभी सिखाऊंगी ना, अभी स्ट्रक्चर कहाँ किए हमने, अभी स्ट्रक्चर बताऊंगी तुम्हें, टेंशन ना लो। चलो, N2O5 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +5 होती है, ठीक है। ये भी कलरलेस है, इसको छोड़ो। जो कि कलर्ड होती है, जैसे ब्लू सॉलिड है, ब्राउन गैस है, ये आपको लर्न करनी है, ठीक है। ये कैसे बनेगा, HNO3 P4O10 के साथ जब आप कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं इसको, और N2O5 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये क्या है, कुछ आपके ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन के जो आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की एक रीडिंग कर लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है। कुछ कुछ मैंने कोशिश की है सिखाने की, लेकिन कुछ कुछ आपको खुद से भी करना पड़ेगा। कौन ब्राउन गैस में होता है, कौन ब्लू सॉलिड होता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी जो इसमें इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है इनका स्ट्रक्चर। मैम स्ट्रक्चर से कैसे क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चर में आपको पता है कैसे क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि लोन पेयर कितने हैं, ठीक है। आपसे पूछ लेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं या पाई बॉन्ड कितने हैं, तो आप लोग देख सकते हो N2O का स्ट्रक्चर कैसे बना होगा। सबके लोन पेयर आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं, क्या आप देख पा रहे हो। यस मैम। अगर मैं इसके बोलूं कितने लोन पेयर हैं टोटल, 1 2 3 4 5, टोटल कितने लोन पेयर हैं, 5 लोन पेयर है, ठीक है। कैसी स्पीसीज है ये, डायमैग्नेटिक स्पीसीज है। क्यों, क्योंकि मैम एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। मैम NO में क्या ख्याल है, NO में देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपको दिख पा रहा है, ये बना रखा, तो ये कैसी स्पीसीज है, इधर देखना, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। और आपको पता है ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को ही आप पैरामैग्नेटिक स्पीसीज भी बोल सकते हो कि उसका जो बिहेवियर है वो पैरामैग्नेटिक है। मैम N2O3 कैसे बनेगा, देखो ये कैसे बना हुआ है, ध्यान रखना, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, इधर देखो एक बार सारे, 1 2 3, सॉरी 1 मिनट रुको, 1 2 3, यानी कि उसके बाद जो लोन पेयर है उसने क्या बनाया है, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। समझ पा रहे हो क्या बोल रही हूं मैं, रुको इसको दोबारा इरेज करके समझा। इधर देखो, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, और जो 2 उसके पास लोन पेयर है वो क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है इसके साथ। इससे मैम क्वेश्चन कैसे आएंगे, इससे क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि आपको N2O4 दे देंगे, N2O5 दे देंगे, N2O3 दे देंगे, वो पूछेंगे बताओ इनमें से किसके किसके बीच में NN सिंगल बॉन्ड है, या ये पूछ लेंगे बताओ इनमें से किसके बीच में NN बॉन्ड नहीं है। जेई वाले में तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप पूछते हैं इस टाइप से, नीट में MCQ की फॉर्म में पूछते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए किसमें NN बॉन्ड है और किसमें NON बॉन्ड है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं NO2 की, तो देखो इसमें, देखो एक बार, इसमें भी 3 बॉन्ड बनाएगा, इधर देखना
5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 2 3, एक इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है इसके साथ, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, जिसकी वजह से इसको आप क्या बोलेंगे, बोलो ना, पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, हाँ या ना? यस मैम। व्हाट अबाउट N2O4? सोम रहा है, देखो इधर, NO2 का जब डाइमर बनेगा तो बेटा ये बनेगा, कैसे मैम बना इसका, देखना एक बार, 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, 1 2 3, और 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या बना लेगा उससे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे इसमें देखो नाइट्रोजन ये वाला 3 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3, और ये बना लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसकी आप हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हो। क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगी इसकी, sp2 sp2 आएगा। प्लेनर आएगी। इसमें भी NN बॉन्ड है मैम। N2O5 में क्या करना है, कुछ नहीं करना, बीच में एक ऑक्सीजन डाल दो, वो N2O5 बन जाएगा। तो ध्यान रखना, N2O5 में NON लिंकेज होती है, N2O4 में NN होती है, और N2O3 में भी NN बॉन्ड होता है। समझ पा रहे हो बेटा क्या बोल दिया मैंने? यस मैम। ठीक है, जहां पे भी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आएगा, जैसे NO2, वो क्या है आपका पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, बाकी सारे के सारे क्या है, डायमैग्नेटिक है। इनके स्ट्रक्चर से आप क्या निकाल सकते हो, इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे ये भी आप निकाल सकते हो। मैम अब हमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और टोटल लोन पेयर काउंट करने हैं, कितने कितने लोन पेयर होंगे। आपके एनसीईआरटी में सब कुछ दे रखा है, लेकिन आपको एक बार खुद से बनाने हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, और जो उसके 2 लोन पेयर है वो कहीं कहीं पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, ma'am. शाबाश। ओके, इसका बॉन्ड एंगल वगैरह भी देखना है। नहीं नहीं नहीं, बॉन्ड एंगल को रहने देना, मतलब इसको रहने देना कि ये बॉन्ड लेंथ इसकी 114 पिकोमीटर होती है, ये रहने देना। बस ये ध्यान रखना कि इसमें से प्लेनर कौन सा होता है, एंगुलर देखो, जैसे ये बेंड शेप है तो इसका एंगुलर शेप होगा, या आप बेंड शेप बोल सकते हो। बाकी सारे ये प्लेनर है, ये प्लेनर है, ये प्लेनर है, और ये दोनों क्या है, लीनियर है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, और लोन पेयर जरूर काउंट कर लेना, मतलब एक बार खुद से बना के देख लेना स्ट्रक्चर, फिर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका ग्रुप 15 में बचा हुआ है वो फोस्फोरस बचा हुआ है, जिसमें हम सारे फोस्फोरस के कंपाउंड स्टडी करेंगे, हाइपोफोस्फोरस, फोस्फोरिक, मेटाफोस्फोरिक, है ना, पायरोफोस्फोरिक, ये सब करेंगे। ठीक है, उससे क्वेश्चन बनता है। और आपका व्हाइट फोस्फोरस पढ़ने वाले हम थोड़ा सा, ब्लैक फोस्फोरस, रेड फोस्फोरस, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो कल ये फोस्फोरस वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपका ग्रुप 15 भी कंप्लीट हो जाएगा मेरी साइड से। ठीक है, तो मैं आपको एक भी ऐसी चीज नहीं है जो एनसीईआरटी की छुड़वा रही हूँ, एक एक चीज मैंने एनसीईआरटी की बता दी है, और इसी में से ही पेपर में आ जाएगा, भगवान करेगा तो। ठीक है, आ जाएगा, टेंशन मत लो, यही सोच के जाना है कि इसमें से ही आएगा पेपर में। ठीक है, आ जाएगा, और हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करते ही रहते हैं साथ साथ, है ना, तो हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ओके, बस इस टाइम पे जेई वालों को मैं, केमिस्ट्री के पार्ट में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ज्यादा आती है क्या सर बोलो बेटा? मैम, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की वेटेज ज्यादा होती है क्या? नहीं नहीं,